आई नो। रेसलिंग फैंस के लिए ये रेसलमेनिया 38 2022 एक्चुअली एक्चुअली बहुत ही खराब था। आप सभी ने रेसलमेनिया देखा सुबह उठ के, ठीक है। रिजल्ट्स भी आपको मालूम होंगे, बट कुछ चीज़ें जो हैं मैं आपको बताना चाहता हूँ जो आपके नज़रों से ओझल हो गई। बाय द वे, हम आज रेसलमेनिया 38 2022 का थोड़ा सा पोस्टमार्टम करेंगे। हम देखेंगे कि कहाँ ये हमारे फैंस के नज़रों में थम्स अप होती है या थम डाउन होती है, राइट। तो सबसे पहले ये जो मैच हुआ रेसलमेनिया का AT&T सेंटर में हुआ, डैलस टेक्सास में। और वी नो दैट टेक्सास का सबसे बड़ा रैटल स्नेक स्टीव ऑस्टिन, राइट, स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन थे। एंड एक्चुअली वो ही मैच के या इस रेसलमेनिया के सेंटर पर्सन भी थे। बट मैच जो शुरू होता है, पायरो से शुरू होता है। ज़बरदस्त पायरो था मॉर्निंग का, और शुरुआत भी बहुत अच्छी हुई पायरो से। उसके बाद जो है डैलस चीयर गर्ल्स आए वहाँ पे, उन्होंने डांस किया। बेहतरीन म्यूज़िक, बेहतरीन डांस था, नो डाउट ऑफ दैट। बट उसके बाद जो पहला मैच हुआ, पहला मैच जो शिंसे नाकामूरा वर्सेस ऊसोस, यार उसमें सिर्फ पहले 5 मिनट में ही नाकामूरा का जो पार्टनर है बोगस, राइट, बोग्स बोग्स या बोग्स, वो इतनी बुरी तरह से बोगस हुआ, उसको ज़्यादा ही ओवर एक्टिंग करनी थी। दो दो लोगों को, यानी ऊसोस ब्रदर्स को अपने कंधे पे लेके स्क्वाट्स मारने थे, और हो गया पूरा उसका उल्टा, और उसका नी इंजर हो गया। नी इंजर्ड होते ही बस वो आउट, नाकामूरा चित, एंड ऊसोस जीत गए। एक्चुअली देखा जाए तो इतनी जल्दी नहीं हारना था। नाकामूरा एक दिग्गज, एक बहुत बड़े रेसलिंग स्टार हैं, वर्ल्ड चैंपियन रह चुके हैं, चैंपियंस रह चुके हैं रॉ के, स्मैकडाउन के। बट इतनी बुरी तरह से इतने कम समय में हारना अच्छा नहीं था। ओके, तो ये हमारा था पहला मैच। जैसे ही ये पहला मैच ख़त्म होता है, हमें मिलते हैं ड्रू मैकेंटायर और हैप्पी कॉर्बिन। अब हमें मालूम था पहले से ही कि ड्रू मैकेंटायर ही जीतेंगे, और उनसे एंजिला यानी उनकी मदर को जो समर्पित है, जो स्वॉर्ड बाय विंसेंट मिकमैन, तो वो स्वॉर्ड के बारे में ही सब कुछ था ये शायद से, और वी ऑलरेडी नो। एक्चुअली पता है, ये जो ड्रू मैकेंटायर और हैप्पी कॉर्बिन का मैच होता ही नहीं, उसका कोई स्टोरी लाइन नहीं, कोई बेस नहीं, किसी तरह का कोई हाइप नहीं हुआ, एंड इट वाज ऑल बुलशिट। एक्चुअली वो शिट मैच था। मालूम था कि हैप्पी कॉर्बिन हारेंगे ही हारेंगे, ठीक है। तो दैट वाज देयर एक्चुअली। तो जैसे ही ड्रू मैकेंटायर जीत जाते हैं, उसके बाद मैच बना रे मिस्टीरियो, राइट, रे मिस्टीरियो एंड मिज का। ये मैच हमें पहले ही से ही मालूम है कि जो भी सेलिब्रिटी आता है, अगर आप रेसलिंग फैन है तो आपको अच्छे से याद होगा कि जो भी सेलिब्रिटी आता है WWE के रेसलमेनिया में, सेलिब्रिटी ही जीतता है, या उसका पार्टनर जो है सेलिब्रिटी, राइट। चाहे वो हॉलीवुड से हो, या चाहे वो यूट्यूब से हो, या चाहे वो किसी ट्विटर से हो, या कोई भी सोशल मीडिया का किसी भी हैंडल का सबसे बड़ा स्टार हो, तो हमेशा सेलिब्रिटी ही जीतता है। तो ऑफ कोर्स ये जो है मैच पहले से ही डिसाइडेड था कि 22 के जो लोगो स्टार है रे मिस्टीरियो, वो हारने वाले हैं। और वो हारे भी, वैसे ही हारे जैसे हम सोचते थे कि मिज ने उन्हें अपने बड़े से स्टेज पे, इस बड़े से रेसलमेनिया पे, बेशक पॉल जो उनके पार्टनर थे, उन्होंने हरा दिया। और उन्होंने अपना खिताब भी, उनको वैसे भी सपना था, उन्होंने कहा था कि रेसलमेनिया पे वो जीतना चाहते हैं। एंड विंस मैकमैन, यू नो, जहाँ से पैसा आता है वहीं पर ढेर हो जाते हैं। तो उन्होंने मिज को और उनके पार्टनर पॉल को जिता दिया। नेक्स्ट जो फोर्थ मैच जो था, जो कार्ड के ऊपर बहुत बड़ा हाइप हुआ, और वो था बेकी लिंच का और बियंका ब्लेयर का। एंड वी नो दैट इट वाज अ बॉस टाइम, राइट। बॉस ने अपनी बहुत हाइप की, बहुत प्रमोशन किया। यस, रेसलमेनिया या WWE ने बहुत प्रमोशन किया था बेकी का और बियंका का। बट हमें मालूम है ऑलरेडी इट इज़ अ ब्लैक मंथ और अ ब्लैक सेलिब्रेशन डे। तो हमें मालूम है या तो बियंका जीतेगी या तो ब्लेयर जीतेगी। सो बेकी का यही था कि बेकी पहले से ही इस मैच में, अगर आपने देखा होगा तो बेकी और बियंका दोनों ही कमज़ोर लग रहे थे, दोनों ने ही प्रैक्टिस नहीं की थी एक्चुअली इस मैच के लिए। जैसे होता है
पर्दे के पीछे आप पहले अपने मूव्स का, अपने हर एक मूव का एक होमवर्क करते हैं और आप एक हाइप बनाते हैं कि किस तरह से एक दूसरे से या तो जीतेंगे या तो हारेंगे। वो तो लास्ट डिसीजन विंस मैकमैन का होता है। तो इन्होंने कोई होमवर्क किया ही नहीं। अगर आप मैच को ठीक से देखोगे तो बियंका हर बार बेकी के साथ, सॉरी, अभी एक बेकी के साथ, या बेकी के साथ कम्युनिकेट कर रही थी, और जब बेकी मारती थी या उसको टेबल पे गिराती थी या शायद उसे रिंग के बाहर भी गिरा देती थी, तो हर बार बेकी ये चेक करती थी कि वो सही सलामत है या नहीं। सो एवरी टाइम हमको ये लगा कि दोनों में अच्छा खासा कम्युनिकेशन हो रहा है, रेफरी अच्छे से मदद कर रहे हैं, और कौन होगा और कौन जीतेगा, यानी कौन हारेगा या कौन जीतेगा, अच्छी तरह से मालूम था। एंड हमको पहले से ही पता था कि बेकी वैसे ही कमज़ोर दिख रही थी मैच में, कोई होमवर्क नहीं हुआ, एंड फाइनली बियंका को जिता दिया। उसका रेसलमेनिया सेकंड टाइम वो चैंपियन बन चुकी है, और आगे भी शायद थर्ड ईयर, लेकिन यानी कि नेक्स्ट ईयर में भी ज़रूर बनेगी, विच इज़ इन हॉलीवुड, राइट। द नेक्स्ट रेसलमेनिया इज़ इन हॉलीवुड बाय द वे। तो शायद बियंका का फिर से वहां पे आपको देखने को मिलेगा उसकी जीत को। तो बेकी हार गई, और उस कम्युनिकेशन, वो इतना खराब मैच था, एक्चुअली बता नहीं सकता, वो रिव्यू इतना खराब था। अगर आप मैच को देखेंगे तो हर बार एक दूसरे को हेल्प करते हुए, कम्युनिकेट करते हुए, और एक दूसरे से पूछ रहे हैं वो लोग कि कौन सा मूव करे। रेफरी खुद कंफ्यूज है, रेफरी खुद उनको बता रहा है कि किस तरह के मूव्स आगे करने हैं। बाय द वे, फोर्थ मैच था। नेक्स्ट मैच जो हमने देखा वो था सेथ रॉलिंस एंड कॉडी। यस, एवरीबॉडी नोज, जैसे ही विंस मैकमैन ने कहा कि देयर विल बी ए शाइनिंग स्टार, सेथ रॉलिंस के लिए बोला था कि आई हैव अ समवन सस्पिशियस, राइट, सम स्पेशल रेसलर फॉर यू। और जैसे उन्होंने कहा कि शाइनिंग स्टार है, सबको पता चल गया कि कॉडी रोड्स का WWE में आगमन हो रहा है, वो भी रेसलमेनिया में। अब यस, ओके, रेसलमेनिया में आप आ रहे हैं, लेकिन कॉडी रोड्स जो ऑलरेडी AEW में एक बड़े स्टार थे, बहुत बड़ा मुकाम हासिल किया था टोनी खान के साथ, वो चाहते तो और 10 साल में शायद AEW यानी ऑल इलाइट रेसलिंग को WWE के बराबर ला देते। एक्चुअली WWE के सारे रेसलर्स ऑलरेडी, बहुत से दिग्गज कलाकार ऑलरेडी AEW में हैं। तो अगर कोडी रोड्स चाहते, या अगर उनका थोड़ा बिजनेस माइंड होता, तो एक्चुअली वो है ना WWE को आगे 10 साल में एक बहुत बड़ी टक्कर देते। बट नहीं, फाइनली उन्होंने जो कहा था जाते समय कि आई विल नेवर कम टू WWE, आई विल नेवर रेसल फॉर विंस मैकमैन, पैसों के आगे वो फिर झुक गए, एंड फाइनली हमने उनको देखा एक रेसलमेनिया 38 के टाइम पे, जहां पर उनके म्यूजिक बजते ही सब नाराज हो गए। एक्चुअली पायरो में अगर आप देखेंगे, या उनकी म्यूजिक के टाइम पे, तो क्या बोलते हैं, कंप्यूटराइज्ड जो है साउंड इफेक्ट डाला गया था, लेकिन उनसे बहुत लोग नाराज थे, क्योंकि कोई नहीं चाहता था कि AEW को हरा के वो एक्चुअली WWE में है। कांट यू बी ऑन योर वर्ड्स ऑल्सो कोडी, जो आपने कहा एक्चुअली। तो ये मैच जो था, ऑलरेडी हमें मालूम था कि कोडी रोड्स एक बड़े स्टार हैं, AEW से आए हैं, और उन्होंने ज़रूर ये पिटीशन डाला या ये डील की होगी कि रेसलमेनिया में वही जीतेंगे, और शायद आने वाले फ्यूचर में वही रेसलिंग के स्टार भी होंगे, यानी कि हम कह सकते हैं कि शायद वो चैंपियनशिप के लिए भी लड़े और चैंपियनशिप जीते भी, क्योंकि प्रेशर उन्होंने वैसे ही बनाया होगा विंस मैकमैन पे। मूविंग टू द नेक्स्ट मैच ऑन द कार्ड। नेक्स्ट मैच जो था कार्ड के ऊपर, और वो था शार्लेट द क्वीन ऑफ रेसलिंग, राइट। तो हमने उसमें देखा कि शार्लेट जो है रोंडा राउजी के लिए लड़ने वाली थी, और एक्चुअली ये मैच जो था बहुत ही बेहतरीन था मेरे ख्याल से। टॉप टू द बॉटम तक अगर हम देखें, टोटल 7 मैचेस जो हुए हैं, ये 6th मैच था। टोटल 7 मैचेस में एक्चुअली देखा जाए तो दो लड़कियों ने पूरा का पूरा मैच एक्चुअली कवर अप कर दिया, यानी जितने भी फ्लॉज थे, जितने भी मिस्टेक्स थे इस पूरे रेसलमेनिया में 38 के फर्स्ट नाइट पे, एक्चुअली शार्लेट द क्वीन ऑफ रेसलिंग, ओके, उसने और रोंडा राउसी ने पूरा कवर अप कर दिया। मैच बहुत ही बेहतरीन था, ऐसा लग ही नहीं रहा था कि दोनों एक दूसरे को कम्युनिकेट कर रहे हैं, दोनों एक दूसरे के ऊपर पूरी तरह से हावी हैं, अपने कैरेक्टर में हैं, और गुस्सा या जलन या जो ईगो है वो मैच में दिख रहा था। उन्होंने अपना पूरा का पूरा
जो एक्सपीरियंस है झोंक दिया उस मैच में। एंड इट वाज रियली अ वेरी गुड मैच। मैं चाहता था कि अगर वो मैच अगर आगे कंटिन्यू भी किया जा सके, अगर उस मैच को या शायद उस फ्यूड को अगर आगे कंटिन्यू करे या स्टोरी लाइन को आगे बढ़ाए, तो इट विल बी वेरी गुड फॉर एक्चुअली द रॉ और या स्मैकडाउन की स्टोरी लाइन के लिए। बट वी नो दैट शायद ये रोंडा के लिए ही बना हुआ था रेसलिंग, रेसलमेनिया। बट अनफॉर्चुनेटली हमने वहाँ पे देखा कि रेफरी इंजर्ड हो जाता है। नेक्स्ट शार्लेट आपको मालूम है, सो वो है एक डर्टियस्ट प्लेयर, रिच फ्लेयर की बेटी, और उन्होंने वही साबित भी कर दिया। जो स्टोरी लाइन थी, उन्होंने उस स्टोरी लाइन को पकड़ा, उस कैरेक्टर को पकड़ा और ज़बरदस्त एक्चुअली उसको शोकेस किया स्टेज के ऊपर, द बिगेस्ट मैच ऑफ द एरा, रेसलमेनिया 38 में। सो एवरीथिंग गोज टू एक्चुअली दिस टू लेडीज। बहुत ही ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस दिया इन्होंने। बट जाते जाते हमने टेक्सास डेलस से AT&T सेंटर में हमने फाइनली देखा 19 साल के बाद स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टन एंड केविन ओवन को। अब हमें मालूम था केविन ओवन बस उकसाना चाहते हैं स्टोन कोल्ड को किसी तरह मैच के लिए, और उन्होंने उकसाया भी, रेसलिंग भी हुई। बट हमने वहां देखा स्टोन कोल्ड 19 साल के बाद ऑलरेडी लिथर्जिक, ओल्ड, कमज़ोर हो चुके हैं। ना उनको मैच खेलना आ रहा था, ना वो भाग सकते थे केविन ओवन के लिए, और वहाँ पे साफ दिखाई दे रहा था कि केविन ओवन इज जस्ट गिविंग अ ट्रिब्यूट टू द स्टोन कोल्ड। तो यहाँ पे केविन ओवन ने क्या किया कि सीधा सीधा ये मैच स्टोन कोल्ड के हवाले कर दिया। वो उन्हें ना मार सकते थे, ना उनके उनसे वो ज़्यादा कुछ मार खा रहे थे। एक्चुअली देखा जाए तो ये मैच पूरा स्टोन कोल्ड के लिए था, डेडिकेट टू द स्टोन कोल्ड एंड अंडरटेकर, द एरा ऑफ एटीट्यूड। तो एटीट्यूड एरा को दिखाने के लिए यहाँ पे बस स्टोन कोल्ड को लाया गया, एक हाइप की गई, एंड दैट्स ऑल। यू नो दैट रिजल्ट, स्टोन कोल्ड फाइनली जीत जाते हैं इस मैच को। सी यू इन द नेक्स्ट नाइट ऑफ सो सो सी यू इन द नेक्स्ट नाइट ऑफ रेसलमेनिया 38 2022, जहां पे हम देखेंगे अनलीस्ड बीस्ट को, द ब्रॉक लेसनर वर्सेस रोमन रे। यहाँ पे भी हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि ब्रॉक ऑलरेडी 40 पार हो चुके हैं, पार्ट टाइमर रेसलर हैं, विंस मैकमैन इनके ऊपर बेल्ट बिल्कुल नहीं लगाएंगे, एंड ऑफ कोर्स रोमन रे विल बी द विनर, जहाँ पे रॉक को आना ही पड़ेगा। थैंक्स फॉर लिसनिंग टू द रेसलिंग